गुड मॉर्निंग क्लास 6। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 6 पढ़ा था। आई थिंक चैप्टर 5 पढ़ा है, दैट इज़ अब्राहम लिंकन। उसके बाद देयर आर 2 चैप्टर्स 6 फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड लक्ष्मीबाई। उसको अभी मैं स्किप करता हूँ, उसको बाद में हम लोग देखेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, जो चैप्टर नंबर 8 है। इसका रीडिंग वीडियो मैंने आज आपको शेयर किया था। जो बुक रीडिंग है उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, और जब आप उस वीडियो को देखें तो फिर उसके बाद बुक रीड करें। उसके साथ फिर उसमें जो टफ़ वर्ड्स है और प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स का, कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड दोज वर्ड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको भी ठीक करें, प्रोनाउंसिएशन ठीक करें, कैसे किस वर्ड को बोलते हैं। तो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं इसमें बहुत, तो उसको आप उसका मीनिंग भी मैंने उसमें बताया। तो मीनिंग जो है आप एकदम से आपको याद नहीं होगा। यू हैव टू राइट डाउन दैट दोज वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स इन योर कॉपी, इन योर ओन वर्ड्स। आप लिखिए उसको। ये जो वीडियो है ये समरी वीडियो है। मैं एक शॉर्ट में आपको इनका पूरा डिटेल शेयर कर रहा हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर का हु वॉज ही, वाई वॉज ही इम्पॉर्टेंट। मॉडर्न इंडिया में अभी जो इंडिपेंडेंट इंडिया है 1947 के बाद, जो अंग्रेज़ों से ग़ुलामी के बाद जो आज़ाद हुआ, जो डेमोक्रेटिक कंट्री बनी, जो सेकुलर कंट्री बनी, और जो उसमें जो आइडियाज़ आए तो वो लिबर्टी के आइडियाज़ आए, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारे का। तो इंडिया में कौन एक बहुत बड़ा लिटरेरी फिगर है। लिटरेरी फिगर मतलब होते हैं जो लिखने पढ़ने से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जो बुक्स लिखते हैं। और कौन सा वो ऐसा फ़िलासफ़र है जिसने इंडिया के थॉट प्रोसेस को बहुत इन्फ्लुएंस किया, इंडिया के लीडर्स के सोचने के तरीके को बहुत इन्फ्लुएंस किया। तो वो एक, आप जैसे महात्मा गांधी वॉज द फादर ऑफ द नेशन, लीड किए लास्ट टाइम में मूवमेंट्स को, उनके साथ बड़े बड़े लीडर्स थे आपको, जवाहरलाल नेहरू एंड ऑल दैट। उसी तरह से आप कहेंगे लिटरेरी वाइज, थिंकिंग वाइज, थॉट प्रोसेस वाइज कि कैसा बने ये देश। ये देश जब आज़ाद हो तो जब हमारे पास गवर्नेंस आ जाए तो हम इस देश को कैसा बनाना चाहते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा डायरेक्शंस रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने राइटिंग्स, अपने पोइट्रीज़, अपने सॉन्ग्स, अपने बिहेवियर से दिया, और जिसको बहुत हद तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट किया गया। ये हम लोग और बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर को जानना ज़रूरी है। आपके यहाँ का जो नेशनल एंथम है, जो भारत का जो नेशनल एंथम है, दैट इज़ जन गण मन, ये भी जो है आपका, इट इज़ ऑल्सो रिटन बाय, पेन डाउन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद आपकी डायरी है, उसमें आप ओपन करेंगे, एक बहुत अच्छा प्रेयर है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री। तो ये एक प्रेयर है, एक दुआ है कि कैसा ये बनाना चाहते हैं देश को। तो आप उस डायरी में उसको ज़रूर पढ़िए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें एक एक वर्ड आपको लगेगा कि बहुत सोच समझ के लिखा गया है, और वैसा कंट्री और वैसा देश बन जाए तो वाकई वो जन्नत निशान बन जाएगा, ना कि अभी जैसा कुछ लोग बनाना चाहते हैं। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर को जानना हमको बहुत ही ज़रूरी है। जितना जल्दी हम जान लें, जितने अच्छे से जान लें, उतना बेहतर है हमारे लिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की इस वीडियो में, जो समरी वीडियो में, मैं 3-4 चीज़ शेयर करूंगा कि वो क्या क्या थे। तो पहला मैंने थोड़ा सा आइडिया बता दिया कि वाई दिस मैन इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्या इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस पूरा इनका काफ़ी है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इनका थॉट प्रोसेस जो है, कैसी दुनिया ये चाहते हैं बनाना, कैसी दुनिया ये चाहते हैं, कैसा देश, कैसी सोसाइटी ये चाहते हैं। तो इससे अगर हमारा देश इन्फ्लुएंस होता है इनके थॉट प्रोसेस से, तो ये सबके लिए अच्छा है, सबके लिए बेहतर है। तो एक ये पॉइंट है कि हम लोग क्या क्या थे ये। दूसरा, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि इन्होंने लिटरेरी वर्क के अलावा भी क्या क्या किया। और फिर हमने इनका नोबेल प्राइज़ लिखा हुआ, ऑब्वियसली इंडियाज़ फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर, एंड लिटरेचर में एशिया के फर्स्ट थे। एशिया में लिटरेचर में, लिखने में, किताब वगैरह, अपनी कंपोजिशन में किसी को अब तक नोबेल प्राइज़, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ है, वो नहीं मिला था, वो इनको मिला। उसके बाद इन्होंने और क्या क्या किया। अभी इनका जो वर्क है वो हमको कहाँ मिल सकता है, कहाँ हम जा सकते हैं, क्या अभी अवेलेबल है वो, उनका कुछ किया हुआ काम अभी कंटिन्यू हो रहा है, अभी चल रहा है, या सब रुक गया है। तो ये इसमें थोड़ा सा जानेंगे। फिर हम लोग इसमें उसके बाद इनका कलेक्शंस देखेंगे कि लिटरेरी वर्क्स क्या क्या लिखा है इन्होंने। और लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना दूंगा। उस कहानी में हम लोग ये देखेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं ये हर जगह। आप इसमें जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको फिर लास्ट में लूँगा मैं,
इंटर कल्चरल हारमनी, बहुत ही बड़ा सा ये वर्ड है। और इंटर कल्चरल मतलब अलग अलग कल्चर्स के बीच में हारमनी। हारमनी मतलब होता है जैसे आप म्यूज़िक बजाते हैं ना, बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स मिलके एक अच्छा साउंड निकलता है। तो और लेकिन बहुत सारे लोग प्लेट बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं और बेंच बजा रहे हैं, तो उसमें नॉइज़ निकलता है। नॉइज़ हमारे कान को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब हम उसको एक टोन में, एक ऑर्डर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को मिलकर बजाते हैं तो वो म्यूज़िक बन जाता है और वो हमको बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बार बार सुनते हैं उसको। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हारमनी एंड नॉइज़। नॉइज़ हमारे कानों को बुरा लगता है, हारमनी हमारे कानों को अच्छा लगता है। तो ये कह रहे थे कल्चरल जो है, कल्चर्स है, जैसे कल्चर हो गया पहनने का तरीका, बैठने का तरीका, खाने का तरीका। अब इंग्लैंड के लोग अलग तरह से पहनते हैं, अमेरिका के लोग अलग तरह का रहन सहन है, खाना पीना है, अलग लिविंग स्टाइल है, अलग सोचने का स्टाइल है। इंडिया के लोगों का अलग है। इंडिया में भी अलग अलग कल्चर्स हैं बहुत सारे। साउथ का अलग है, केरला का अलग है, बंगाल का अलग है, आसाम का अलग है, बिहार का अलग है। तो इनका कहना है कि कल्चर्स शुड नॉट क्लैश, इनको टकरा कर नॉइज़ नहीं पैदा करना चाहिए। दे शुड बी इन हारमनी, इनको हारमनी में आना चाहिए। इनको इस तरह का ऐसा, इनको इस तरह से मिलना चाहिए, इस तरह से अपनी आवाज़ें निकालनी चाहिए, इस तरह से अपना एक्सप्रेशन करना चाहिए कि हमको देखने में अच्छा लगे, हमारे सोसाइटी को आगे बढ़ाए। तो इसके ये बहुत ही मुश्किल लगता है, बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता ये। तो मैं थोड़ा सा बता दिया, उसका मैं कहानी सुनाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रविन्द्रनाथ टैगोर का इम्पॉर्टेंस पढ़ लेते हैं कि वाई ही इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई ही इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई इज़ ही इम्पॉर्टेंट। तो वाई इज़ ही इम्पॉर्टेंट जानना हमको क्यों ज़रूरी है। तो आप देखिए, आपका जो नेशनल एंथम है, इट वॉज रिटन बाय हिम, दैट इज़ जन गण मन। आप सबों को याद होना चाहिए, आपके डायरी में भी है और अच्छे से याद होना चाहिए विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इट इज़ इन बंगाली और बंगाल के थे ये, कोलकाता के थे। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे अभी, और आपने रीडिंग वीडियो में देखा भी होगा। उसके बाद नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल प्राइज़ दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ है, लिटरेचर में मिला है। इनकी एक कंपोजिशन है बहुत इम्पॉर्टेंट, जो आपको एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए, गीतांजलि। गीतांजलि बंगाली में एक इन्होंने पोएम का कलेक्शन लिखा था, विच वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। और इसका इंग्लिश जब पूरी दुनिया में गया तो लोगों को बहुत पसंद आया, और इसी बुक के लिए, इसी कंपोजिशन के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से जुड़ा हुआ है। तो लिटरेचर, क्योंकि किताब के लिए मिला इस लिटरेचर। तो एशिया का फर्स्ट था ये, नॉट ओनली इन इंडिया, एशियाज़ फर्स्ट। उसके बाद बांग्लादेश का आपने नाम सुना होगा। बांग्लादेश का नेशनल एंथम है अमार सुनार बांग्ला। वो भी, इसमें थोड़ा सा जिक्र है पार्टीशन ऑफ बंगाल का। 1905 में बंगाल दो पार्ट में हो गया, हिंदू बंगाल, मुस्लिम बंगाल, इस तरह का बना था। तो उसमें ये उसके बाद बांग्लादेश, फिर पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान का पार्ट बना, ईस्ट पाकिस्तान। जब वो इंडिपेंडेंट हुआ तो वहाँ के लोगों ने इन्हीं का एक और गीत लिखा हुआ था, अमार सुनार बांग्ला, तो उसको वहाँ के लोगों ने नेशनल एंथम बनाया। तो दो कंट्री का नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इतना इंपॉर्टेंट है, दो कंट्री, इंडिया का भी नेशनल एंथम इन्होंने लिखा है, बांग्लादेश का भी। उसके बाद आप कोलकाता जाएंगे, मैंने आपको बताया था कि क्या ऐसी जगह है जहाँ पे इनका कुछ वर्क कंटिन्यू हो रहा है अभी भी। येस, व्हेन यू गो टू कोलकाता, वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है जिसको बोलते हैं विश्व भारती। 1921 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी, जो अभी भी है वहाँ पे। उससे पहले वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे बहुत दिनों तक रहे रविन्द्रनाथ टैगोर, दैट इज़ शांति निकेतन। ये उनका स्कूल था, स्कूल खोला था उन्होंने। स्कूल भी अपने आइडियाज़ को प्रोपेगेट करने के लिए, और कैसे आइडियाज़ थे वो हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे, किस टाइप का आइडिया प्रोपेगेट करना चाहते थे वो। तो शांति निकेतन खोला, शांति निकेतन बाद में यूनिवर्सिटी बनी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। वहाँ पे इनके आइडियाज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है, अभी भी आप विज़िट कर सकते हैं। इट्स अ बिग यूनिवर्सिटी। उसके बाद इनके नाम का, ये सिर्फ लिखते नहीं थे, ये अदरवाइज पेंटिंग भी करते थे, म्यूज़िक भी बनाते थे, गीत भी लिखते थे, गाने भी लिखते थे। तो इनका बंगालीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस है रविंद्र संगीत,
इनका एक पूरा अलग संगीत का, म्यूज़िक का एक अलग ही इन्होंने एक अपना स्टाइल डेवलप किया जो अभी तक बहुत पॉपुलर है बंगाल में। आप जाइएगा वहाँ पता चलेगा। और ये जो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर जो प्रेयर है, जो आपकी डायरी में भी है, उसको भी आप याद करें। तो ये 5-6 चीज़ें हैं, इतनी इम्पॉर्टेंट है, 6-7 चीज़ें, जिसके वजह से इनके बारे में जानना, एग्ज़ाम में आए नहीं आए, हमको जानना ज़रूरी है, जानना चाहिए हमको। वी शुड लर्न अबाउट दिस थिंग्स, अबाउट दिस ग्रेट मैन रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों हम लोग क्या क्या थे ये। अब वर्क किस किस टाइप का किया इन्होंने, व्हाट काइंड ऑफ वर्क ही वॉज इन्वॉल्व इन। तो वाई वॉज ही इंपॉर्टेंट एंड हु वॉज ही। तो हु वॉज ही में बहुत सारा, ही वॉज अ मल्टी फेसेट पर्सनालिटी, बहुत सारा इनका काम है। बेसिक काम लिखने पढ़ने का ज़्यादा है। उसके अलावा क्या क्या है तो मैं लिस्टिंग कर लेता हूँ। राइटर हैं, राइटर मतलब जो अपना लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे किसी और की बात को लिख रहा हूँ तो आई विल नॉट बी कॉल्ड अ राइटर। राइटर जो अपना कंपोजिशन लिख ले, अपने थॉट को, प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्रेस करे, तो ये राइटर थे। राइटर में दोनों चीज़ लिखते थे, ये पोएम भी लिखते थे, एसेज भी लिखते थे, स्टोरीज़ भी लिखते थे। तो ही वॉज ऑल्सो अ पोएट, बहुत ही फेमस पोएट हुए हैं बंगाल के, बंगाली लैंग्वेज के। उसके बाद बहुत ही अच्छे नॉवेलिस्ट हुए हैं। नॉवेल जो लिखता है उसको बोलते हैं नॉवेलिस्ट। नॉवेल क्या होती है, एक मोटी सी बुक में एक कहानी होती है किसी कैरेक्टर की, पूरी कहानी, छोटी कहानी नहीं होती है, ये बड़ी कहानी होती है। दैट इज़ कॉल्ड नॉवेल। तो बहुत सारे नॉवेल्स लिखा इन्होंने, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कौन कौन सा लिखा। एजुकेटर थे, एजुकेटर बोलते हैं। एजुकेटर मतलब जो एजुकेशन के फील्ड में काम करे, लोगों को सही से प्रॉपर एजुकेट किया जाए, नफ़रत के कारोबार से उनको हटाया जाए, एक दूसरे कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो नफ़रत फैलाते हैं, अभी चलता है जिसका भी फैशन है, तो ये वैसा नहीं चाहते थे। ये इंटर कल्चरल हारमनी की बात करते थे। जब मैं सॉन्ग आपको वो स्टोरी सुनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या है। तो एजुकेटर थे ये, और स्कूल खोला, यूनिवर्सिटी खोला और काफ़ी वर्क किया वहाँ पे। उसके बाद सोशल रिफॉर्मर एक वर्ड है, इन सोशल रिफॉर्मर भी थे। रिफॉर्म मतलब होता है सुधारना, समाज की जो गलतियां हैं, गलत आदतें हैं, उसको सुधारना। लोग छोड़ देते हैं, हमको क्या, अपना काम है, बनता आगे, आप जानते होंगे। तो लोग छोड़ देते हैं समाज की बीमारियों को, हम क्यों टोकें भाई, कुछ गलत हो रहा तो होने दें। लेकिन ये जो बड़े लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वैसा नहीं करते हैं। अब आपके बगल में नाला बह रहा है तो आप सोचिएगा कि चलो मेरे घर में तो नहीं रहा, बहने दो। अगर आप बहने दीजिएगा, एक दिन वो नाले का पानी आपके घर में भी आएगा। तो कहीं पे बदतमीज़ी हो रही है, आपने सोचा मेरे साथ नहीं हो रहा है, होने दो, तो किसी दिन आपके साथ भी होगी। तो सोशल रिफॉर्मर भी थे ये, समाज को सुधारने का भी काम। इनके फादर भी सोशल रिफॉर्मर थे। उसके बाद ये फ्रीडम फाइटर भी थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे एज ए फ्रीडम फाइटर इनका क्या रोल था। मतलब जब स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1941 में, ये इंडिपेंडेंस से पहले ही इंतकाल कर गए थे, लेकिन इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया था। इतना कंट्रीब्यूशन था कि फिर बाद में नेशनल एंथम इन्हीं का सॉन्ग सेलेक्ट किया गया, फिर इन्होंने प्राइज़ वगैरह डिनाउंस किया। तो हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट में। उसके बाद ये ह्यूमैनिटेरियन कहा जाता है इनको। ह्यूमैनिटेरियन ये कहते थे कि इंसान में कास्ट, रिलीजियन, कलर, जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए किसी से। कोई डीलिंग करते वक्त हम लोग कोई आदमी गड़बड़ करता है, हम उसके पूरे कास्ट को गाली दे देते हैं, पूरे रिलीजन को गाली दे देते हैं, कह रहे वो लोग तो ऐसा ही करता है। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे। इनका इंसानियत की बात करते थे, कोई इंसान बुरा है उसको ठीक करने की बात करते थे, और कहते थे कि सारी डीलिंग्स हमारी इंसानियत के पैमाने पर होना चाहिए, कास्ट, क्रीज, जेंडर इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे नहीं होना चाहिए। फिलोसोफर थे। फिलोसोफर क्या होता है, जो आदमी न्यू आइडियाज़ दे, समाज को पढ़े और फिर आइडियाज़ दे, अच्छे सॉल्यूशंस दे समाज के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का, तो इसको बोलते हैं फिलोसोफर। तो ये सब नहीं बन सकता, बहुत क्वालिफाइड लोग होते हैं जो समाज पे गहरी पकड़ रखते हैं, वो लोग ही फिलॉसफी, वो लोग ही न्यू आइडियाज़ दे सकते हैं, समाज को नया डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ही वॉज ऑल्सो अ फिलोसोफर। एंड ये 7-8 चीज़ थे ये। और इसमें एक ख़ास बात थी कि बोथ इंडियन स्टाइल को भी जानते थे, इंडिया का जो एंशियन नॉलेज है उससे भी वाकिफ़ थे, और वेस्टर्न नॉलेज भी, जो मॉडर्न नॉलेज आ रहा था, वेस्टर्न नॉलेज, साइंटिफिक थिंकिंग, रैशनैलिटी एंड ऑल दैट, उसको भी अच्छी तरह से जानते थे। दोनों का एक तरह का ये मिक्सचर थे कि इंडियन में ट्रेडिशन में जो अच्छा है उसको लिया जाए, और साइंटिफिक थिंकिंग में जो नई चीज़ें अच्छी आ रही हैं उसको बिल्कुल हटाया नहीं जाए, उसको हराम नहीं करार दिया जाए, सब चीज़ को बेकार नहीं बोले, क्योंकि सब मोबाइल बेकार है, ऑनलाइन बेकार है, फलां बेकार है। अरे हमारे टाइम में ऐसे नहीं होता था,
तो भाई हर टाइम की चीज़ें होती हैं, किसी टाइम में टीवी भी नहीं होता था। तो इंस्टेड ऑफ सब चीज़ को हम एकदम रिजेक्ट कर दें, क्या उसमें से जो चीज़ काम की है हम उसको लें, दैट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। ये उस तरह के थे कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी बचनी चाहिए, बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ जो फ़ायदा हम उठा सकते हैं वो उठाएं। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये क्या क्या थे, तो ये बहुत सारे चीज़ थे, तो आप लोगों ने देख लिया है क्या क्या है। अब हम लोग आगे आते हैं, उनके नोबेल प्राइज़ पे आ जाते हैं सीधा। नोबेल प्राइज़ उनको मिला जिस बुक के लिए, वो एक बड़ी अच्छी कहानी है, वो है गीतांजलि। एक किताब है जो इनकी पब्लिश्ड बुक थी, बंगाली में ज़्यादा लिखते थे ये, बंगाली, इंग्लिश, संस्कृत, 3 लैंग्वेज जानते थे ये, आप लोगों ने रीडिंग में पढ़ा भी होगा। ये आमतौर पे इनकी क्लासेस जो हैं घर में ही पढ़ते थे, लेकिन बीच में फॉर्मल एजुकेशन के लिए, फॉर्मल मतलब होता है बाज़ाब्ते, जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते हैं ना स्कूल में, एक होता है घर में पढ़ाए बगैर किसी सिलेबस के, कुछ लोग पढ़ते हैं ना हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे, तो ऑर्डर में नहीं होती है वो पढ़ाई, ऑर्डर में लाना ज़रूरी है। उसके लिए फॉर्मल सिस्टम एक आपको फॉलो करना, सिलेबस पैटर्न, फिर उसका एग्जामिनेशन पैटर्न। कुछ चैप्टर हमको बहुत समझ में आ जाता लगता है, लेकिन जब क्वेश्चंस पे जाते हैं तो फिर हमसे होता नहीं है, इसका मतलब वी हैव नॉट अंडरस्टूड दैट वेल। तो फॉर्मल एजुकेशन में सारा कुछ का एक प्रोसेस होता है, पार्ट होता है, फिर उसमें डिग्री मिलती है जो वैलिड होती है, जिसको लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन शुरू में नहीं हुआ, बाद में इंग्लैंड गए, बहुत पैसे वाले थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे इनके फादर, लेकिन काफ़ी पैसे वाले भी थे, तो उनको इंग्लैंड भेजा पढ़ने के लिए, वहाँ रहे, पढ़ाई किया, फिर कुछ दिनों के बाद वापस आ गए। उसके बाद 1912 में दोबारा इनको ब्रिटेन जाने का मौका मिला। तो उस टाइम में लोग शिप्स पे जाते थे, ठीक है ना, वो एरोप्लेन्स नहीं था उतना, था भी तो बहुत कॉस्टली, बाद में डेवलप हुआ। तो ये शिप्स पे लोग जाते थे तो काफ़ी टाइम लग जाता था, महीनों लग जाता था। तो जब ये जाने लगे ब्रिटेन, व्हेन ही वाज गोइंग टू ब्रिटेन फ्रॉम इंडिया, अब इंडिया है और यहाँ पे ब्रिटेन आप जानते हैं ये अफ्रीका है। अगर आप इधर से जाइएगा तो अफ्रीका के कोस्ट से इधर से जाना होगा, इधर से जाइएगा तो आप इधर से अरेबियन सी और इधर से ब्लैक सी और ये मेडिटेरेनियन ऐसे निकल के फिर आपको जाना होगा उधर से। तो काफ़ी लंबा रूट है, शिप से जाएंगे आप, तो इसमें टाइम बहुत लगता था। इन्होंने सोचा कि लेट्स नॉट किल आवर टाइम बर्बाद नहीं करते हैं इसको हम लोग। मैं जब तक इंग्लिश इनकी अच्छी थी, मैं अपने वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया, तो इन्होंने वक्त को बर्बाद नहीं किया। तो इस वर्क को ही ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। जब इंग्लैंड पहुँचे, वहाँ पे इनके एक दोस्त थे रॉथनस्टीन, उनको इन्होंने अपना वर्क दिखाया कि देखो ये मैंने रास्ते में ये वाला काम कर लिया। तो रॉथनस्टीन जब इनकी किताबें पढ़ी, वो गीतांजलि का ट्रांसलेशन पढ़ा, तो उनको बहुत पसंद आया। उस वक्त के एक बहुत बड़े पोएट थे W.Y. यीट्स, उनको ले आकर ये किताब दिखाई कि देखो ये मेरे दोस्त ने लिखी है, इंडिया का है वो। उन्होंने देखा तो वो बिल्कुल एकदम, इट वॉज एन प्लेजेंट सरप्राइज़ फॉर हिम कि इतना अच्छा को कैसे लिख सकता है। तो उन्होंने अपने दोस्तों को दिखाया है। उसके बाद धीरे धीरे ये बुक काफ़ी फेमस हो गई, यूरोप में फेमस हो गई। फिर क्योंकि ब्रिटिश हर जगह जाते थे पूरी दुनिया में, आधी से ज़्यादा दुनिया में उनका कब्ज़ा था, तो ये बुक हर जगह हाथों हाथ ली गई, प्रिंट हुई, इतना फेमस हुए कि 1913 में इनको नोबेल प्राइज़, लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला, सेलेक्ट हो गया फॉर दिस बुक ओनली, गीतांजलि। ये क्वेश्चन आता है किस बुक के लिए मिला, कब मिला और ये स्टोरी क्या है। उसके बाद जब इनको नोबेल प्राइज़ मिल गया, तब इन्होंने क्या किया, तब ये पूरी दुनिया घूमने लगे, क्योंकि हर जगह इनको बुलाया जाने लगा कि ये कौन आदमी है, ये बाबा, ये दाढ़ी वाला, ये कौन है, इसको बुलाओ। तो ये पूरी दुनिया में घूमने लगे और लोगों को लेक्चर देने लगे। इनका जो आइडियाज़ था, इंटर कल्चरल हार्मनी का जो आइडिया है, ये मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको लास्ट में बताऊंगा। ये जो आइडिया था इंटर कल्चरल हार्मनी का, इस पे पूरी दुनिया में जाके अपने थॉट प्रोसेस पे लेक्चर देने लगे, ठीक। तो ये काम इन्होंने कर दिया और उसके बाद उसमें जो प्राइज़ मिला, फिर वो इंडिया आए। इंडिया आने के बाद इनको जो इस पर प्राइज़ मनी, नोबेल प्राइज़ में बहुत सारा पैसा मिलता है, तो बहुत सारा पैसा मिला। उसके बाद इनकी बुक्स पब्लिश होने लगी, तो बुक्स की नोबेल प्राइज़ मनी और इनके पास रॉयल्टी आ गई। रॉयल्टी बोलते हैं, जैसे आप कोई बुक लिखते हैं, इफ़ यू राइट अ बुक, तो आपका पब्लिशर आपकी बुक को छापेगा, कोई कंपनी छापेगी, तो जितनी भी बुक आपकी बिकती है, हर पीस पे आपको कुछ न कुछ ऑथर को उसका प्रॉफिट शेयर करती है कंपनी, देती है, पहुंचाती है, दैट इज़ कॉल्ड रॉयल्टी। अब 20 साल 30 साल तक से एक बुक, ये वाली बुक लिख दी किसी ने, ये
लिख दी है। O.L. हेंडरसन ने, रिचर्ड वार्ड ने ये बुक लिखी है। तो अब पता नहीं बहुत पहले लिखी है। अब जितनी बुक भी आप ख़रीदते हैं तो ये कंपनी को पैसा जाता है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस को जाता है, ये यूनिवर्सिटी का प्रेस है, इसको पैसा जाता है। इसमें से कुछ शेयर, कुछ प्रॉफिट इसके ऑथर को भी जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड रॉयल्टी। ये क्योंकि उन्होंने एक अच्छी चीज़ लिखी है जिससे फ़ायदा हो रहा है, तो जितने लोग भी उसको ख़रीदेंगे कंपनी उसमें ऑथर का शेयर निकालती है। तो इनकी बुक्स भी काफ़ी पब्लिश हो रही थी, तो इनको 2 जगह से काफ़ी पैसा आया। नोबेल प्राइज़ मनी से बहुत पैसा आया है, नोबेल प्राइज़ से, प्लस बुक की रॉयल्टी कंटिन्यू आ रही थी। तो ये फिर इंडिया आए और इंडिया में आके इन्होंने एक स्कूल खोला, शांति निकेतन, एक स्कूल खोला। इट वॉज ए स्कूल इस्टेब्लिश्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, जो ग्रेजुअली इन 1921 इट बिकेम ए यूनिवर्सिटी, जिसका नाम रखा गया विश्व भारती। तो ये सारा पैसा, जितना पैसा था वो इन्होंने इसमें लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया यूनिवर्सिटी में और स्कूल में लगा दिया, और ज़्यादा दिन फिर यहाँ पर रहे, शांति निकेतन में ही रहे। ठीक, तो ये उनके स्कूल खुलने की दास्तान है। अब आगे हम लोग आते हैं, इसमें नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल है इनका, हिज रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल में ये आमतौर पे ब्रिटिश ने इनको प्राइज़ दिया था। नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद इनको नाइटहुड मिला। नाइटहुड मतलब वहाँ के किंग ने इनको बुलाकर इनको सर का लक़ब दिया, तो काफ़ी इज्जत थी ब्रिटिश हल्के में भी, अंग्रेज़ों के यहाँ भी। लेकिन 1905 एंड 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, बंगाल पार्टीशन, मतलब बंगाल ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बढ़ गया। तो एक्चुअली वो हिंदू मुस्लिम पार्टीशन पहली बार बंगाल में ही हुआ था। तो इसके ख़िलाफ़ बहुत सारे लोगों ने एजिटेशन किया, एजिटेशन मतलब विरोध किया, मुखालिफत की, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर इस पार्टीशन के ख़िलाफ़ थे। नंबर 2, 1919 में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था जलियांवाला बाग में, जो आप लोग जानते हैं, पंजाब में, जहाँ पे कुछ प्रोटेस्टर थे जो इसकी पॉलिसी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे, मुखालिफत कर रहे थे, स्पीच वगैरह दे गए थे। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे, जनरल डायर आप लोगों ने नाम सुना होगा, फायर कर दिया, ओपनड फायर। ओपनड फायर मतलब होता है गोली चला देना, पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे गोली चला दिया और उस पर बहुत सारे लोग मारे गए थे। वो बाग की कहानी आपको मालूम होगी, खूनी बाग जलियां, और कोई कुआं में डूब के गिर गए कुछ लोग, दीवार, एक ही रास्ता था, बाहर भाग नहीं पाए उस दीवार से, तो बहुत सारे लोग अंदर में, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब मारे गए थे। उसके प्रोटेस्ट में इन्होंने वो जो नाइटहुड था, वो जो सर का खिताब था, वो जो किंग से मिला था, उसकी परवाह नहीं की और उसको रिटर्न कर दिया उन्होंने। तो ये बताता है कि ये कितना पैट्रियट थे। इनके लिए लोगों की ज़िंदगियाँ, आम लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा अहम थी कि हम सरकार से रिश्ता बना के रखें। इन्होंने सरकार का जो प्राइस था उसको लौटा दिया, बोला तुम्हारे प्राइस की ज़रूरत नहीं, हमारे लोगों को तुम मार रहे हो, नहीं तो लोगों को। उसके बाद बहुत सारा पैट्रियोटिक सॉन्ग्स लिखा जो लोगों के दिल में इसको बढ़ाए, देशभक्ति की भावना को बढ़ाए। तो उस तरह के बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे, फिर नेशनल एंथम लिखा। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है। ये है कि आज़ादी से पहले ही ये इंतकाल कर गए थे। ओके, अब हम लोग इसमें 1-2 पॉइंट और देखते हैं कि एक इसमें एक आपका छोटा सा दिया हुआ है, मीटिंग विद आइंस्टाइन। ये दिया हुआ मीटिंग विद इनका। तो आइंस्टाइन आप जानते हैं कौन था, ही वॉज अ साइंटिस्ट थे, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये आर्ट का आदमी है, ये पेंटिंग करते हैं, लिखते हैं, ड्राइंग करते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं। तो आम तौर पे लोगों ने सोचा कि ये दोनों आदमी, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड एल्बर्ट आइंस्टीन, क्या मिलेंगे, क्या इन पे क्या बातचीत होगी, कुछ भी तो कॉमन नहीं है, साइंस का आदमी है, ये आर्ट का आदमी है। लेकिन कई बार मिले, जब पहली बार मिले तो इन लोगों को लगा था कि ज़्यादा लंबी मीटिंग नहीं चलेगी, लेकिन घंटों बैठ गए। फिर 1-2 साल के वक्फे में कई बार 4 टाइम्स मिले, और उस टाइम में न्यूयॉर्क टाइम्स मैगज़ीन जो है उसने इनके पूरे बातचीत को छापा भी, और बहुत दोस्ती हो गई इन्होंने। और इन दोनों में जो कॉमन बात थी, वो अच्छी बात जो थी, जो दोनों में थी, कि दोनों में क्यूरियोसिटी थी। इम्पॉर्टेंट है, क्यूरियोसिटी मतलब होता है नई चीज़ जानने की कोशिश। ये जानना चाहते थे कि इतना अच्छा कैसे लिखते हैं, ये जानना चाहते थे कि इतने न्यू आइडियाज़ साइंस में कैसे आप लाते हैं। तो ये इनकी दोस्ती भी चली, और इनको कहा जाता है कि थिंकर पोएट विद द हेड ऑफ अ थिंकर,
इनको कहा जाता है थिंकर विद द हेड ऑफ अ पोएट। तो ये इनकी मीटिंग का शॉट है जो आपको दिया हुआ, तो एक बार इनकी मुलाकात इससे भी हुई। अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि इनका लिटरेरी वर्क्स क्या क्या है, इसको शॉर्ट में देखते हैं। और ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लिटरेरी वर्क्स आखिर क्या क्या लिखा इन्होंने, कितनी चीज़ें लिखी। तो इन्होंने सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इन्होंने कब से लिखना शुरू किया, व्हेन ही स्टार्टेड, कब से स्टार्ट किया, बहुत बड़े हो गए तब से स्टार्ट किया, सारा पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म कर दिया तब से स्टार्ट किया। नो, ही स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 8। एट द एज ऑफ 8 ईयर्स इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, लिखना स्टार्ट कर दिया था। इंपॉर्टेंट है, 8 साल की उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था, ट्राई करना। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग अभी भी ट्राई करते हैं, डायरी एंट्री करते हैं, पोएम्स लिखते हैं, अपने वर्ड्स में लिखते हैं, कॉपी नहीं करते हैं। तो यू कैन ऑल्सो बिकम एन ऑथर। अभी से आप थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिए, उसमें मिस्टेक्स होंगे, फिर धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने जो पहली पोएम है इनकी पब्लिश्ड, वो आपको याद होना चाहिए, उसका नाम है अभिलाष। अभिलाष फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम इनकी है। और फर्स्ट पब्लिश्ड बुक जो है वो है कभी कहिनी। हिज फर्स्ट पब्लिश्ड बुक, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, 17 साल की उम्र में ये पब्लिश हुई थी। ठीक, एट द 17 ईयर्स में पहली बुक इनकी आ गई थी। उसके बाद क्या क्या लिखा है इन्होंने, तो इन्होंने मोर देन 1000 पोएम्स लिखे हैं, मोर देन 1000 पोएम्स। उसके बाद 8 वॉल्यूम्स, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताब हैं, 8 वॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियाँ, बड़ी। इसमें एक कहानी है, इसमें से एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा अभी, बहुत मज़ेदार कहानी है। वो कहानी भी हो जाएगी और उनका जो इंटरकल्चरल हार्मनी है उस पर भी हो जाएगा वो। उसके बाद आपको 2 डजन मतलब 24 प्लेज, प्ले भी बहुत अच्छा लिखते थे, ड्रामा, अलग अलग तरह का ड्रामा लिखा है उन्होंने, म्यूजिकल ड्रामा, डांसिंग ड्रामा, जिसको डांस करके जिस ड्रामा को परफॉर्म किया जाए, म्यूज़िक के थ्रू जिसको किया जाए, स्टेज पे परफॉर्म किया जाए। बहुत सारे परफॉर्मेंस हुए स्टेज पे, अभी भी होते हैं इनके ड्रामा के। तो 2 डजन ड्रामास, प्लेज लिखा इन्होंने। 8 नॉवेल्स, नॉवेल्स हो गई बड़ी बड़ी स्टोरीज, 8 नॉवेल्स लिखा इन्होंने। उसके बाद बहुत सारी बुक्स हैं, मैनी बुक्स है, एसेज है, पेपर में लिखा, बहुत जगह लिखा, बहुत सारी राइटिंग्स हैं इनकी। और उसके बाद 2000 सॉन्ग्स भी इन्होंने कंपोज किया, लिखा और कंपोज किया। ये इनका वर्क है, पब्लिश्ड वर्क। आप इसको अगर शॉर्ट में करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में कंसाइज कर देंगे, तो 28 वॉल्यूम्स में आएगा इनका पोइट्री प्लस प्रोज। अभी भी आपको मिल जाएगा ये शांति निकेतन में। 28 वॉल्यूम्स मतलब मोटी मोटी किताब में 28 में इनका सिर्फ पोइट्री और प्रोज का कलेक्शन आएगा। 25 मोर देन 2500 सॉन्ग्स है इनका, जो इन्होंने कंपोज किया, अपने संगीत दिया या लिखा, लिरिक्स बनाया। और सिर्फ उसमें भी नहीं, पेंटिंग्स भी 2000 से ज़्यादा पेंटिंग्स है। ये आप जाइएगा कोलकाता विश्व भारती और शांति निकेतन, वहाँ आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो शॉर्ट में है लिटरेरी वर्क्स, कब इन्होंने स्टार्ट किया और कितनी कितनी चीज़ें लिखी। तो इस पर क्वेश्चन आता है तो आपको यू हैव टू राइट ऑल दिस पॉइंट्स, पता भी होना चाहिए आपको। ये शॉर्ट में है सबका कलेक्शन, सब मिला के 28 वॉल्यूम सिर्फ हो जाता है पोइट्री एंड प्रोज। प्रोज मतलब होता है जो एसे होता है, स्टोरी वगैरह, इसको बोलते हैं प्रोज। बाकी चीज़ों को जो पोएम्स होती है उनको पोइट्री बोलते हैं। तो ये इन्होंने लिखा है। अब थोड़ा सा पॉपुलर वर्क देख लेते हैं, नाम भी कुछ जानना चाहिए, कुछ नाम आपको दिया हुआ है। तो पॉपुलर वर्क्स में आप नाम देखिएगा, पोइट्री में आपको आता है और नाम याद होना चाहिए 2-4, मानसी है, गीतांजलि है, ये सब इनकी बंगाली में है, मैक्सिमम बंगाली में है। गीतमालया है। उसके बाद आप इसका लिस्टिंग कर लीजिएगा, बालका है। और फिर इन सब का, ये सब बंगाली में है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है बहुत सारे का। इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इनके वर्क का, बहुत सारा वर्क का ट्रांसलेशन इन्होंने खुद किया। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो इनका ज़्यादा फेमस है वो आपका है द गार्डनर है। उसके बाद आपका है फ्रूट गैदरिंग, फिर उसके बाद है फ्यूजिटिव, उसके बाद है आपको सॉन्ग ऑफरिंग, और भी है, कई है। तो ये आपके पास कलेक्शन होना चाहिए। तो ये पोइट्री हो गया।
अब हम लोग आते हैं प्लेज में, ड्रामा वगैरह जो देखेंगे तो ड्रामा में राजा है, डाकघर है, उसके बाद अछलयातन है, मुक्तधारा है और रक्तकारवी है, रक्तकारवी। तो ये सब इनका फेमस ड्रामा है जो सब लोग जानते हैं। नॉवेल्स अगर आप देखेंगे, नॉवेल्स एंड स्टोरीज, तो उसमें आपको गोरा है, घरे बैरे है, योगा योग है, ये सब है। और उसके बाद पोएम है जो इनके मरने पे पढ़ी गई थी, इन्होंने लिखी थी, द ओशियन ऑफ पीस, उनके फनरल पे पढ़ी गई थी। तो ये मेन कंपोजिशन है जो आपको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए, कम से कम 1-2 पोइट्री वर्क, गीतांजलि, मानसी याद होना चाहिए, नाम, इंग्लिश ट्रांसलेशन 1-2 वर्क, कभी आपको मौका मिले तो उसको पढ़िए, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। प्लेज, राजा, डाकघर, नॉवेल्स एंड स्टोरीज, गोरा एंड ऑल दैट। तो ये उनका वर्क है जो आपको जानना चाहिए। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में शॉर्ट में हुआ। अब एक स्टोरी है वो मैं आपको बता देता हूँ और दैट विल कंप्लीट योर चैप्टर। आपको रीडिंग कर लेना है चैप्टर का और उसके बाद अच्छे से रीडिंग कर लेना है। और ये जो वीडियो है इसको 2-3 बार आप देखिए। तो हम लोग आते हैं इंटर कल्चरल हार्मनी। आमतौर पे कल्चर्स मतलब होता है, जैसे होता है, बताया मैंने अभी आपको शुरू में भी बताया कि अलग अलग जगह रहने का तरीका, खाने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सब अलग अलग होता है। तो हम एक दूसरे को इस वजह से हम लोग क्या है, तो कोई अजनबी आता है हमारे यहाँ तो हम लोग पहले उसको देखकर डर जाते हैं, उसको देखकर नफरत करने लगते हैं या उसको देखकर मजाक उड़ाने लगते हैं। यही 3 रिएक्शन होता है। जैसे कोई आदमी आया, अब इंग्लैंड की कोई लड़की आई, वो स्कर्ट पहने हुई है और वैसा हैट पहनी हुई है, तो पहला रिएक्शन या तो होगा हम लोग मजाक उड़ाएंगे या हंसने लगेंगे उसको देख के। या हम कहीं पहुंच गए, हमारे साड़ी पहन के पहुंच गया कोई, जैसे हमारे ऑफिस में कोई लुंगी पहन के साउथ इंडियन आ गए, वाइट लुंगी पहन के, उतनी दूर से आए, फ्लाइट से लुंगी पहन के उतर गए हैं, तो हमको हंसी आ जाएगी। हमारे यहाँ की लुंगी अलग कलर की है, वहाँ वाइट कलर की लुंगी होती है। तो कहीं भी टोपी, आप हिमाचली टोपी, तो आप ये कैसी टोपी पहन के आ गए हैं। तो आमतौर पे लोग जो देखते हैं दूसरे, तो वो दूसरे कल्चर के लोग हो गए, उनको देखते हैं कि चावल ऐसे खा रहे हैं। हम लोग चावल खाते हैं बॉयल करके और उसके साथ चना हम लोग नहीं खाते हैं, वहाँ के लोग चना खाते हैं। तो अरे ये कैसे खाते हो। मैंने एक जगह देखा कि वो जो मिक्सचर होता है भुजिया, उसकी सब्ज़ी बना के खा रहे हैं। लोग बोलते हैं अरे वो कैसे खाते हो। तो खाते कैसे हो, तो एक बार ट्राई करके टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उसका मजाक उड़ा देना, तो ये हम लोग आम तौर पे करते हैं। तो इनका कहना था कि मजाक मत उड़ाइए। जैसे हम लोग चूड़ा खाते हैं भून के, कहीं के लोग चूड़ा को भिगा कर फिर उसको बनाते हैं, पोहा बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे। तो उसी तरह अलग अलग कंट्रीज़ में भी अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। तो आम तौर पे लोग डिस्पाइस करते थे, इंडिया के लोग अंग्रेज़ों से नफरत करते थे, हम ब्रिटिश का कुछ नहीं लेंगे, हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। और या वहाँ के लोग सोचते थे कि ये लोग पूरा स्नेक चार्मर्स हैं, सांप के आगे बींग बजाने वाले लोग हैं ये लोग, इनसे हमको कुछ नहीं सीखना है। तो इनका कहना था। तो ये कल्चर हो गए 2 कल्चर। एक हो गया वेस्ट का कल्चर, जो यूरोप का कल्चर है, कल्चर ऑफ द वेस्ट, जिसमें आप आ जाता है यूरोप, अमेरिका, ये सब आ जाता है, एक अलग तरह का कल्चर है। एक है ईस्ट, जो हम लोग रहते हैं, एशिया का, इंडिया का, चाइना का, अरब का, ये सब कल्चर है। इनका कहना है कि ये कल्चर्स को आपस में झगड़ना नहीं चाहिए एक दूसरे से, कल्चर्स को नॉइज़ नहीं पैदा करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम लोग डेवलप नहीं करेंगे। कल्चर्स को हार्मनी में आना चाहिए, पॉजिटिव साइड्स एक दूसरे का खोजना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। एंड कल्चर शुड टॉक, उनको बातचीत करना चाहिए। बातचीत करते हैं तो नया रास्ता निकलता है। तो ये इनका था इंटर कल्चरल हार्मनी, कि आप अंग्रेज़ों से ही एकदम पूरा सब चीज़ों से नफरत करने लगे, आप फलां अरब वाले से सब चीज़ से नफरत करने लगे, आप वो अफ़गान वाले से सबको दाढ़ी ऐसे क्यों रखता है और टोपी ऐसे क्यों पहनता है, उससे नफरत करने लगे। और ये देखने से कितना, कोई काला आ गया, अफ्रीकन आ गया, बहुत काला है, तो उससे नफरत करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। तो इन्होंने कहा कि ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज़ मेड बाय वन गॉड। सो हम लोगों को रास्ता निकालना चाहिए उसके बीच में कि दोस्ती कैसे हो और डेवलप कैसे करें। तो उसके लिए इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी। इनकी सारी स्टोरीज़ में ये सब दिखता है। एक बहुत फेमस स्टोरी है जिसको हम लोग बोलते हैं, शायद मूवी बनी है उस पर, काबुली वाला की एक कहानी है। एक बच्ची है मिनी की कहानी है, उसमें ये बहुत अच्छी तरह से डिटेल में आता है। मिनी इंडिया में रहती है और छोटी सी बच्ची है मिनी।
तो मिनी के यहाँ आम तौर पे उस टाइम में पहले हम लोगों के ड्राई फ्रूट्स सेल करने के लिए काजू, किशमिश, बादाम, काबुली चना होता है और बादाम होता है काबुली बादाम। तो काबुल इज़ इन अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में जो होते हैं पठान होते हैं, और पठान जो होते हैं लंबे चौड़े होते हैं और बड़ा बड़ा चेहरा आप देखोगे खानड्रेस में होते हैं और बड़ी दाढ़ी होती है, बड़ा साफ़ा लगाए होते हैं वो, तो बड़ा बड़ा झोला लेके चलते थे वो। तो वो लोग क्या करते थे, कुछ मौसम में इंडिया आते थे ड्राई फ्रूट्स बेचने के लिए। ड्राई फ्रूट्स में काजू, किशमिश, बादाम ये सब होता था और घर घर घूम के बेचते थे। तो हर साल एक मौसम में काबुल से एक काबुली वाला आता था, एक रहमत नाम का एक पठान आता था, रहमत पठान, और वो बादाम लेकर आता था और वो घर घर जाकर बेचता था। तो ये इसी के अराउंड ये कहानी है, बहुत मज़ेदार कहानी। तो अब होता ये है कि ये मिनी के घर में भी पहुंचता है और वहाँ पे भी बादाम बेचता है। तो मिनी छोटी है, तो मिनी के पेरेंट्स सोचते हैं कि ये झोला वाला आया है इतना बड़ा और ये कितना ख़तरनाक लगता है, लंबा चौड़ा है और ये खान ड्रेस पहने हुआ है और ये मुसलमान टाइप का है, इसकी दाढ़ी ऐसे बड़ी बड़ी है, साफ़ा है। और तो आम तौर पे जो हम लोगों के होता है कल्चर में कि उससे फिर नफ़रत करना, डरना है, कोई नए तरह का आदमी आ गया, हमारे यहाँ कोई ऐसा टीका विका लाया, कोई बहुत बड़ा बाबा आ गया जो तो हम लोग एकदम नफ़रत करने लगते हैं, डरने लगते हैं, पता नहीं कौन है नहीं है। तो वो उसके अंदर में भी डर घुस गया, कौन है ये, झोला इतना बड़ा है, इसमें बच्चा को तो लेकर नहीं जाता है। तो शक भी हुआ और कई लोग गड़बड़ करते भी हैं। तो ये शक हुआ, तो ये जो बच्ची है ये जब बहुत छोटी थी, जब इसके फादर काजू किशमिश वगैरह ख़रीद रहे थे, तो वो पीछे बाप को पकड़ के वहाँ उसका पैर पकड़ के बैठी हुई है, तो मिलने नहीं आ रही है। इससे बुला रहा है बेटी कि आओ तुम भी ले लो थोड़ा किशमिश। तो बहुत मुश्किल से पकड़ते, डरते डरते जब उसके पापा ने कहा अच्छा बेटा ले लो, तो उसने लिया, उस बच्ची ने लिया। बच्ची को भी बहुत डर था कि अरे कौन ये काबुली वाला कौन आया है। तो उसके बाप को लगा कि माँ को भी शक हुआ कि नहीं, इससे नहीं मिलने देना है बच्चे को। लेकिन कुछ दिनों के बाद देखने लगे, उसके फादर लिखते थे, राइटर थे, कुछ दिनों के बाद लिखने लगे कि बेटी कहाँ है, तो देखे वो काबुली वाला बाहर में बैठा हुआ है बूढ़ा, और इसकी बेटी बहुत छोटी सी और खूब गप दे रही है उससे। और वो जाने लगा तो अपने झोला से कुछ मिठाई वो निकाला, ड्राई फ्रूट वगैरह, किशमिश वगैरह बच्ची को दे के चला गया। तो इस तरह से, और बच्ची उसको खूब गप देती, वो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाता है, उर्दू भी, लेकिन वो इसकी बात को सुनता है और बीच बीच में इसको अपना एक्सप्रेशन देता है, तो उससे बहुत खुश होती है बच्ची। तो ऐसा वो डेली करने लगा, डेली वो धीरे धीरे आने लगा। तो इनके गार्जियंस को शक भी हुआ कि पता नहीं कौन आदमी है, दोस्ती कर रहा है, इतना बड़ा बुढ़ा आदमी है, ये बच्ची को कहीं पकड़ के लेके चला जाएगा। तो इनके अंदर में खौफ बैठा हुआ था, जैसा कल्चर्स का खौफ होता है। तो हुआ एक दिन क्या कि उसके बाद काबुली वाला अब डेली चिल्लाती थी, काबुली वाला इधर आ जाओ, काबुली वाला इधर आ जाओ, बैठता गप करता और इसको देता। उसकी माँ जो है थोड़ा सा भेजती भी, बाहर भी भेजती, लेकिन काबुली वाले को देख के ये फिर वो बाहर आ जाती और इससे मिलने आती, गप करती। तो बाद में वो लोग नज़र रखने लगे कहीं ये गड़बड़ आदमी नहीं निकले। एक दिन क्या हुआ कि ये रहमत साहब ने किसी को दिया था वो चना वगैरह दिया, उसने पैसे नहीं दिया, उसी में लड़ाई झगड़ा हुआ, एक चाकू पड़ा हुआ था और चाकू मार दिया और वो ज़ख्मी हो गया। तो एक दिन देख रही है मिनी के काबुली वाला, और मिनी को काबुली वाला हमेशा ये कहानी ये कहे कि देखो तुम ससुराल मत जाना, ससुराल में सास होती है, ससुर होता है, ऐसा वैसा उसको हंसी मजाक करता था वो। तो मैं तो बोले अगर मुझे ससुर तंग करेगा तो मैं बहुत तुम्हारे उसको मारूंगा, मैं ऐसा कहानी सुनाता था छोटी बच्ची। उसको पता भी नहीं था क्या होता है ससुराल एंड ऑल दैट, शादी। ये लोग कहानी से हंसी मजाक करते थे। तो एक दिन मिनी जो तो काबुली वाला चिल्लाई, तो देखिए कि बाहर कुछ पुलिस वाले जो हैं उसको पकड़ के उसको लेकर जा रहे हैं, और रहमत को, और पूरा उसके ब्लड लगा हुआ है उसके कपड़े में। तो यहाँ चिल्लाई तो उसको समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। तो ये बोला मैं ससुराल ही जा रहा हूँ, देखो ना मैं मार नहीं पा रहा हूँ उसको मैं, क्योंकि मेरा हाथ बंधा हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे मिनी छोटी थी, भूल गई कुछ दिन के बाद कि काबुली वाला कौन था, ये भी भूल गए मिनी के फादर जो थे। अब मिनी बहुत बड़ी हो गई एक दिन। तो उसके बाद मिनी जब बहुत बड़ी हुई तो और ये जेल में रह गया, फिर सब एक दूसरे को भूल गए। अचानक एक दिन वो आदमी रहमत फिर से पहुंचा, काबुली वाला फिर से इनके घर पे पहुंचा, खड़ा हुआ है। तो ये पहचान नहीं पा रहे हैं कौन है। जब स्माइल दिया वो, तो उसकी स्माइल समझेगा अरे ये तो वो है, रहमत है, काबुली वाला। तब इनको याद आया तो जेल में था ये, तब तक ये लोग भूल भी गए थे, मिनी भी भूल गई थी। और उस दिन मिनी की शादी थी, वो बड़ी हो गई है, उसकी शादी है। अब ये आया तो इनके फादर ने उनको टालने की कोशिश की, अरे जाओ अभी बहुत काम है हमको। तो बोला बच्ची को बुला दीजिए, बोला बच्ची अभी बहुत काम है, अभी कोई नहीं मिल पाएगा। तो फिर जाने लगा। तो फिर वो वापस रखे, सिर्फ बच्ची को ये किशमिश वगैरह कहीं से मांग के लाया था कि वो ठीक है बेटी को दे दीजिएगा, बोलिएगा कि रहमत अंकल आए थे वो दे के गए।
तो जाने लगा तो फिर उसने जो अपने पॉकेट से एक सामान निकाला है, एक वो पेज निकाला, तो उस पेज में एक बच्ची के हाथ का निशान है। ऐसा एक पेज निकाला है, एक बच्ची का, हम लोग हाथ कलर से बनाते हैं ना, तो ऐसी एक बच्ची के हाथ का निशान है, छोटी बच्ची के। लग रहा है कि वो कालिक वगैरह होता है ना पीछे बर्तन के, उसी को लेके किसी ने निशान बनाया, वो मोड़ के निकाला। वो बताया कि जब उसने निकाला तो उसको पता चला फिर कि ये क्या है, तो बोला ये मेरी बेटी का है। बोला मैं इसीलिए मिलने आता हूँ। इसको लगता था किस लिए मिलने आता है मेरी बच्ची से। तो जब वो छोड़ के आया था काफ़ी साल पहले, 8-10 साल पहले, तब इसकी भी बेटी जो है उतनी ही बड़ी थी जितनी बड़ी मिनी थी। तो इंडिया में कैसे वो बेटी के पास बार बार जाता, उस टाइम में फ़ोन भी नहीं था, तो वो मिनी से जब मिलने जाता था तो उसको लगता था कि मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। तो उसको अपनी बेटी की याद आती थी, क्योंकि उसका जो है उस टाइम में फ़ोटो वगैरह खींचने का रिवाज नहीं था, तो उसके हाथ का निशान लेकर आया था। वो एक हाथ का निशान था, तो उसको देख के, और वो मिनी से मिलता था, तो उसको तब इसको बहुत एहसास हुआ इसके फादर को मिनी के। तो उसने मिनी को फ़ौरन बुलाया, तो देखा तो काबुली वाला एकदम हैरान रह गया। मिनी भी नहीं पहचान रही थी, मिनी तो बहुत छोटे में देखी थी, देखो बहुत बड़ी हो गई, इसकी तो आज शादी है। तो वो मिनी भी ज़्यादा बात नहीं कर पाई। उसके बाद काबुली वाला वहीं पे सर पे हाथ रख के बैठ जाता है कि उसको पता चलता है कि अब तो मेरी बेटी भी बड़ी हो गई होगी, तो फिर अब तो मैं यहाँ पे फंस गया हूँ और बड़ी हो गई होगी। खैर अब जेल से छूट गया। तो इसके फादर ने, मिनी के फादर को तब बात समझ में आई कि भले ही हम लोग अलग अलग जगह रहते हैं, लेकिन हम लोगों का कंसर्न एक ही है कि बाल बच्चे की खुशी, पढ़ाई एंड ऑल दैट। तो उसने फिर अपने बेटी के खर्चे में से, बहुत अच्छी कहानी है, अपनी बेटी के खर्चे में से बहुत सारा पैसा काटा कि लाइटिंग नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, फलां काम नहीं करेंगे। वो सारा पैसा इसको दिया, काबुली वाले को दिया कि तुम जाओ अफ़गानिस्तान जाओ और अपनी बेटी की शादी भी करवाओ, जैसे मिनी की शादी यहाँ हो रही है। तो फिर बेचारा गया। तो ये कहानी है। तो इस कहानी तो बहुत छोटी सी कहानी है, मज़ेदार भी है। इसमें उसी की बात हुई है कि आम तौर पे लोग डरते हैं, नया आदमी आ गया, कैसा है, हमारे जैसा दिखता नहीं है, गोश्त खाता है, तो इधर वाले सोचेंगे वो सब्जी खाता है, उधर वाले सोचेंगे डोसा खाता है। तो लेकिन कंसर्न इसमें कहानी में दिखाने की कोशिश की है कि ह्यूमैनिटेरियन थे ये, कि इंसानी कंसर्न एक ही होता है। वो मिलने जो आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि उस पर शक ही किया जाए, तो वो किसी और वजह से आ रहा है, तो वो भी इंसान है हमारी तरह। तो हम लोगों को उसको इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए, इंसान की तरह बर्ताव करना चाहिए, उससे नफरत नहीं करना चाहिए, और बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए। दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट इंटर कल्चरल हारमनी। कैसे दो अलग अलग देश के लोग, एक ही ह्यूमैनिटेरियन उनका कंसर्न है, एक ही तरह की बातें, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग पहनना ओढ़ना है, अलग अलग तरीका है शादी ब्याह का, अलग अलग खाना पीना है, लेकिन सोच, कंसर्न, प्रॉब्लम, परेशानी, खुशी एक ही चीज़ों से होती है। तो ये बताने की कोशिश की है इसमें, और इस पर मूवी वगैरह भी बनी है। स्टोरीज़ को आप अपने से पढ़िएगा तो और मज़ा आएगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसा ही चाहते थे समाज बनाना। तो ये हम लोगों को भी ऐसा ही सीखना है कि हम लोगों को वी शुड नॉट स्टार्ट हेटिंग पीपल ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, जेंडर, कलर एंड ऑल दैट। और अच्छी अच्छी स्टोरीज़ आप पढ़िए, आपके पास टाइम है लॉकडाउन में, तो यू शुड रीड इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट व्हाट्सएप पे और इस पे हर वक्त देखते रहने से अच्छा है कि आप ये सब अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़िए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का यह पूरा डिटेल आपको आ गया है। आप वो क्या क्या थे, नोबेल प्राइज़ विनर थे, वाई ही इज़ सो इम्पॉर्टेंट। टैगोर नाम कैसे हुआ? टैगोर नहीं है, एक्चुअली ठाकुर है, वो उसको इंग्लिश में किया गया है तो टैगोर वो हो गया है, तो टैगोर नाम से फेमस हो गए हैं। तो टैगोर इज़ नॉट इंडियन, बेसिकली ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, फिर वो कन्वर्ट हो गया है वो टैगोर में इंग्लिश में, तो टैगोर करके वो चल गया नाम। शांति निकेतन, विश्व भारती, ये सब, गीतांजलि, ये रटा हुआ होना चाहिए, जनगण मन अमार सुनार बंगला। आप इसको एक बार रीड कर लिया, आई विल गिव यू द क्वेश्चंस, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।